पहला क्वेश्चन ये था अपने पास जो होमवर्क दिया था, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट मांगा गया था। आसान था, हो गया होगा शायद, तो मैं कर देता हूँ। आंसर तो मुझे याद नहीं है। ये तुम नोटिस करोगे इनफाइनाइट जीपी बनी हुई है। इस इनफाइनाइट जीपी का हम सम निकाल सकते हैं a/1 - r। कितना आ जाएगा? बहुत अच्छी बात। इसका हमें काम करना आता है। इसमें हम जानते हैं कि अगर कभी भी हमसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r मांगा जाए तो वो आता है r+1 आता है। माइनस माइनस है तो माइनस का कोई पंगा नहीं पड़ता, -1 की पावर r का डायरेक्ट r+1। हमें चाहिए किसका कोफिशिएंट, तो r की जगह कितना पुट कर देंगे, तो आंसर आ गया n+1। काफी आसान सवाल था। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नोट करो। एक और दिया था शायद। क्या दिया था? 1 - 1/+1/3/16। ठीक है, ठीक। तो इसकी पहचान बताई दी थी तुम्हें मैंने, क्या बताई थी? ऊपर एपी के नंबर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पहले 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो इसका सम निकालने का तरीका बताया था। मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास आंसर पड़ा है तो आंसर, हाँ इतना ही आ रहा है। हाँ सही बात है। इसका आंसर जो है वो 2/√5 है। अगर किसी का नहीं हुआ तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वही करना था। सेकंड टर्म को nx बोल देना और इस टर्म को बोल देना n इंटू n-1/2 x²। सबका हो गया? कोई है डाउट किसी का? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हारा डाउट है किसी का? जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर 2/√5 आएगा। है तो जल्दी से बताओ, डाउट कर लेंगे। हाँ वो √4/5 भी एक ही बात है ना। अगर √4/5 आ रहा है तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 और अपॉन में है √5। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। तो ये टॉपिक अपना पूरा हो गया नेगेटिव इंडेक्स का। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो तुम फिजिक्स में पढ़कर आ चुके हो, अप्रोक्सीमेशन। नाम से पता चल रहा है अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे, आसपास की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना अपने को, लिखो इफ x इज सो स्मॉल that x² and higher powers of x नोट्स पढ़कर आए हो? वैसे बोला ना शुरू मैंने, बीच में ब्रेक मिल रहा है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया? इफ x is so small that x² and higher powers of x can be neglected, then 1 plus x raised to the power n is almost equal to 1 plus nx। ये फिजिक्स में शायद तुमने यूज करा होगा काफी जगह, जहां तक मुझे याद आ रहा है करते हो। शायद नहीं पढ़ा हुआ, चलो अब पढ़ लो। पढ़ा होगा लेकिन ये पढ़ा भी नहीं है। हो सकता है मुझे गलत याद आ रहा हो, फिजिक्स में ना यूज होता हो, क्योंकि फिजिक्स में कोई टॉपिक नहीं है, बस कभी कभी अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। क्योंकि फिजिक्स में वही होता है ना कि बॉल स्फेरिकल होनी चाहिए, हवा में काम नहीं करते, वैक्यूम होना चाहिए, रस्सी का वेट नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो मान लेते हैं फिर वो। तो अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो हमने क्या लिखा था? 1 plus nx सॉरी, ये चलता है ना इस तरीके से। एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, कहां तक जाएगा? तो हम ये कहते हैं कि मान लो x इतना छोटा नंबर है कि x² और x³ और भी छोटे नंबर आएंगे। जैसे एग्जांपल लो, सपोज करो x की वैल्यू है 0.001, तो x² की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी। x³ कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर x इतना छोटा नंबर है कि x² और x³ बहुत ही छोटे नंबर आएंगे, क्योंकि छोटे नंबर की जितनी बड़ी पावर रखते हो उतना छोटा होता जाता है नंबर। देख ही रहे हो। तो इनको अगर हम इग्नोर कर सके, नेग्लेक्ट कर सके, तो इनकी वैल्यूज को कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे।
ये एक्चुअली जीरो हुए नहीं है लेकिन टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जीरो के बहुत पास हो गए, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गई, ये बात बोल रहे हैं। अब कितना छोटा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि 0.01 है तो बड़ा है और 0.001 है तो छोटा है, डिपेंड करता है कि जो कैलकुलेशन कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। कई जगह अब अगर एक नंबर 1 है, 1 kg है, उसको भी बहुत छोटा नंबर मान लेते हैं, कहीं पर 1 मिलीग्राम का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दो, नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर रहे हो तो उसमें 1 ग्राम का भी बहुत फर्क है ना, अगर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बात ही क्विंटल वगैरह में कर रहे हो, टन वगैरह में कर रहे हो, तो उस टाइम 1 ग्राम या 1 kg की भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोटा बड़ा होना रिलेटिव होता है, ठीक है। अब इसको जैसे चिल्लर को ये नहीं बोल सकता ना कि ये छोटा है बड़ा है, अब इसके सामने अगर 6 फीट का आदमी खड़ा होगा तो इसके हिसाब से तो छोटा ही है, अगर 4 फीट का होगा तो बड़ा है। तो छोटा बड़ा होना रिलेटिव चीज होती है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते अपने। तो क्वेश्चन में वो बोलेगा, जैसे मैंने यहां पर क्या बोला कि एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्वेश्चन में वो चेंज करके बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब और उसकी हायर पावर को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर एक्स क्यूब से चालू करना, इग्नोर करना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस एन एक्स और प्लस ये वाली, तो वो बताएगा हमें कि कितना इग्नोर करना है। अगर नहीं बोला तो कहां से इग्नोर करना चालू कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। पल्ले पड़ रही है बात। अगर वो बोले एक्स क्यूब से इग्नोर करना चालू करो तो पहली 3 टर्म लोगे, अगर वो बोले एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो 1 प्लस एन एक्स 2 टर्म लेंगे, ठीक है। ये चीज है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक सवाल करते हैं उसी से क्लियर हो जाएगा बस। इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट एक्स स्क्वायर and the higher powers of x can be ignored, then find the value of one minus 3x raised to the power 1 by 2 plus 1 minus x raised to the power 5 by 3 और अपॉन में है 4 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करो, 2 मिनट का समय। बोल देता हूं मैं, 1 माइनस 3x पूरे की पावर 1 बाई 2 है, प्लस 1 माइनस एक्स पूरे की पावर 5 बाई 3, 5 अपॉन 3, नीचे है 4 प्लस एक्स और पूरे की पावर 1 बाई 2। सो स्मॉल लिखा हुआ है ये। इफ x is so small that x square and higher powers of x can be neglected, can be ignored। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ऑनलाइन वाले बच्चों, इसी से आगे बढ़ूंगा। तो इसको सोल्व कर सकता है ना भाई, वो सिंप्लीफाई कर इसको, x को नीचे नहीं छोड़ना, x को ऊपर ही लेकर आना है किसी भी तरीके से। इसको ऊपर लेकर जाने का कोई तरीका है वैसे, पावर माइनस हाफ कर दो। और एक बात का और जो ध्यान रखना है क्या होगा, एक्सपेंशन करते वक्त दोनों नंबर में से एक नंबर का 1 होना जरूरी है। यहां पर दोनों जगह 1 आ रहा है लेकिन यहां पर कितना आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा, सीधा मत लग जाना। कहां से आ रही है, बीच क्लास में बीच में डॉक्टर के पास भी चलेगी तू इतनी, क्या क्या फास्ट क्या बोली आ रही है सर आपने कहा डॉक्टर के पास भी चली गई, क्लास खत्म होती चली गई। तो पास्ट क्या बोला था, अच्छा फास्ट, मैं पता नहीं। इसमें तो ये भी नहीं बोल सकता जरूरी काम के लिए जाया करो। नहीं अच्छी, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
चलो देखो कैसे करेंगे। इतना लिखना सही है, 4 कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, 4 की पावर 1/2, ये तो बाहर आ गया 1/2। अंदर क्या क्या बचेगा, 1 माइनस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 5/3। अब मैं नीचे x नहीं छोड़ना चाहता कभी भी, तो नीचे x नहीं छोड़ना चाहते तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस x/4 तो रहेगा, लेकिन इसकी पावर हो जाएगी -1/2। अब सब कुछ ऊपर भी आ रहा है, हर जगह 1 1 भी दिख रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने क्या बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स, मतलब n आगे आकर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम काम यहां पर कर देंगे, 1 तो आएगा आएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा -3x के साथ, ठीक है, कितना बन जाएगा -3x/2। ये वाला 1 भी आएगा, ये सॉरी, ये 5/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। इतना समझ में है क्या किया, जो पावर होती है वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाती है, 1 वैसा का वैसा आता है। यहां पर क्या होगा, 1 तो आएगा ही आएगा, ये -1/2 मल्टीप्लाई होगा x/4 के साथ, तो 1 माइनस x/8 इतना हुआ। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, -3x/2 और -5/3x कितना बनेगा, ये बनेगा 19/6 इंटू x, इंटू में कितना आएगा 1 माइनस x/8। अभी भी काम नहीं हुआ पूरा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 2 इंटू माइनस x/8 माइनस का x/4, 1 इंटू ये वाला नंबर कितना आएगा माइनस का 19x/6, साथ में मिलेगा 19x² / 48। अब हमने क्या कहा हुआ है कि x इतना छोटा नंबर है कि x² को इग्नोर कर सकते हैं, तो इस नंबर को कितना मान लेंगे 0, बाढ़ में गया। तो जब तक कि x² आ रहा है तब तक हमारा आंसर नहीं आया, पूरा x ऊपर होना चाहिए और सिर्फ कांस्टेंट टर्म और x बचना चाहिए, x² x³ कतई नहीं बचना चाहिए, बच रहे तो मतलब गलत है। आप सोल्व कर लो, कितना बनेगा 1/2, 2 माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर बनेगा 6, 19 इंटू 4 कितना होता है 76, इतना ही होता है क्या 76 और 6 कितना हुआ 82, तो ये आ गया 82x/24। बाहर वाले 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 41x/24, ये आंसर है। समझ में आया क्या करना है, कर लोगे इस टाइप के। तो एक ही एग्जांपल करवा रहा हूं, बाकी कोई आ जाए तो यही प्रोसेस लगाना है अपने को, तब तक करते रहो जब तक कि x² x³ सारे हट ना जाए। जल्दी से नोट करो, ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि तू नीचे सोल्व करता तो क्या बनता 1 प्लस x/8 बनता, सिंपल 1 प्लस x/8 हो गया, पावर तो गायब होगी। अब लेकिन 1 प्लस x/8 नीचे रखना नहीं, 1 प्लस x/8 को ऊपर लेकर जाता तो यहां पर आता 1 प्लस x/8 पूरे की पावर -1, -1 बाहर आकर मल्टीप्लाई होता अंदर आकर 1 माइनस x/8 बनता। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, तो चाहे पहले सोल्व करके फिर ऊपर ले जा, चाहे पहले ऊपर लेके जाके फिर सोल्व कर ले, तेरी चॉइस है। हो गया सारा, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूं, सोच के आना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन 1001 पूरे की पावर 1/3 up to 5 decimal places. ठीक है, सोच कर आना कैसे होगा, अपना दिमाग लगाना, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हिमांशु क्या लिखा है तूने, सर x² को 0 1 सकते हैं, इसका हम क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1001 पूरे का क्यूब रूट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ऑब्वियसली कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, जो भी कंसेप्ट पढ़े ये लगाने की कोशिश करना। इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सोचने का तरीका क्या होता है।
जब भी इस तरीके से क्यूब रूट निकालना हो ना, जैसे किसका निकालना है, 1001 का निकालना है, तो 1001 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढो जिसका क्यूब रूट तुम जानते हो, जिसकी पावर 1/3 तुम कर सकते हो, 1000। तो इस नंबर को क्या लिख लोगे, 1000 + 1। फिर क्या करोगे, 1000 बाहर कॉमन निकाल लोगे, अंदर 1 + x की पावर n बन जाएगा, एक्सपेंड करोगे आंसर आ जाएगा। करके देखना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, मैंने कहां तक बोला है, 5 डेसिमल प्लेसेस। तो अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि x पर जाकर रुकना है, x स्क्वायर पर जाकर रुकना है, या x क्यूब पर जाकर रुकना है। समझ रहे हो बात? पिछली बार तो मैंने बता ही दिया था कि x स्क्वायर से जीरो मानना चालू कर देना है। यहां पर तुम्हें डिसाइड करना होगा कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो कहां तक लेकर जाना है। ठीक है, तरीका ही होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि 17 की पावर 1/4 की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या सोचोगे कि 17 के आसपास, जरूरी नहीं है कि उससे पहले ही हो, 17 के आसपास 1/4 पावर निकाल सकते हो किसी नंबर की, 16 की। तो क्या लिख दोगे, 16 + 1, 16 बाहर निकाल लो, पूरी प्रोसेस दोबारा लगा दो, कर लोगे? ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज। टॉपिक लिखना नहीं है क्योंकि उस टॉपिक में एक जरूरी चीज है, पहले उसकी बात करते हैं, एक रिजल्ट टाइप कह लो। If 1 + x + xk raised to the power n, इसका एक्सपेंशन लिखने का तरीका बताया था, क्या लिखते हैं, a0 आता है, याद करो, a1 x आता है, a2 x² आता है, याद है ना? अच्छा, x की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, 2n। तो उससे पहले क्या आएगा, a2n - 1, x की पावर 2n - 1, और आखिरी में क्या मिलेगा, a2n x की पावर 2n। बताया था ये a2n - 1, a1 a2 ये सब क्या चल रहे हैं, कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ये एनसीआर वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बताई थी ये बात। तो इसमें होता ये, देन अगर तुम पहला कोफिशिएंट लो a0 और लास्ट कोफिशिएंट लो a2n, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे एनसीआर में नहीं होता। हालांकि एनसीआर है नहीं, क्योंकि बाइनोमियल ना होकर क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो उसमें भी ये होता है, याद करो, NC0 किसके इक्वल होता था, NCN। पहले वाला आखिरी वाले के इक्वल होता था, सेकंड लास्ट के इक्वल होता था, थर्ड लास्ट के इक्वल। सेम काम यहां पर होगा, a0 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a2n। जो a1 होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकंड वाला, सेकंड लास्ट के इक्वल, a2n - 1। हाँ, कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, a2 किसके इक्वल होगा, और इस तरीके से हम बता सकते हैं। और इसी चीज को अगर जनरल में लिखना चाहें तो AR, अगर यहां पर 1 है तो 2n में से 1 माइनस हुआ, 2 है तो 2n में से 2 माइनस हुआ, अगर R होगा तो 2n में से कितना माइनस होगा, R। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका प्रूफ भी करते हैं, मैं ही करवा रहा हूं, एक बार सुनते चलो, नोट कर लेना, क्योंकि समझना जरूरी है। ये रिजल्ट काम का है बहुत, लेकिन हमेशा काम भी नहीं करता, समझना जरूरी है कहां काम करेगा और कहां नहीं करेगा। सॉरी, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, 1 + x + xk की पावर n, इसको हम एक्सप्रेस करना जानते ही हैं कि a0 + a1x + a2xk, दोबारा लिख रहा हूं, कहां तक जाएगा, a2n - 1 x की पावर 2n - 1 प्लस a2n x की पावर 2n, ये है। अब यहां पर हम एक जुगाड़ लगाते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन हमेशा बराबर है ना, ये क्या, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने का मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहां पर हम एक जुगाड़ लगाते हैं, क्या, रिप्लेस x by 1/x, जहां जहां तुम्हें x दिखे वहां पर 1/x पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिप्लेस कर रहे हो दोनों तरफ करोगे, ये नहीं कि सिर्फ LHS या सिर्फ RHS। तो 1 + 1/x + 1/x के पूरे की पावर कितनी आएगी, n। a0 तो a0 ही रहेगा, a1 भी a1 ही आएगा, लेकिन साथ में जो x है वो बन जाएगा 1/x। जो a2 x² है, a2 a2 रहेगा, x² की जगह क्या आ जाएगा, 1/x²। a2n - 1, नीचे कितना आएगा, x की पावर 2n - 1, a2n x की पावर 2n,
इतना पल्ले पड़ा। दोनों तरफ एलसीएम ले सकते हैं। अगर मैं नीचे वाले का एलसीएम लूं तो कितना एलसीएम आएगा? एक्स के। तो ऊपर क्या बनेगा? अगर एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा? एक्स की पावर 2n, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो उसकी पावर n भी तो आएगी ना, वो बाहर आ गया। नीचे एलसीएम लो, नीचे एलसीएम कितना आएगा? एक्स की पावर 2n। एक्स की पावर 2n a नोट से मल्टीप्लाई होगा तो a नोट एक्स की पावर 2n। यहां पर एक्स की पावर 2n है, नीचे एक्स है, तो कितनी पावर बचेगी? वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी। एलसीएम तो लेना आता ही अपने को। चलता जाएगा। कहां तक चलेगा? a 2n माइनस 1 x प्लस a 2n। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, ये तो दिया ही हुआ था, कुछ नहीं करा। इसको नीचे लिखूंगा, थोड़ा सा नीचे लेके कैसे जाएंगे? दिख रहा है ना उसके आगे? ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन बोलो, बता देना अगर कोई दिक्कत हो। x को 1/x से रिप्लेस कर दिया। हर जगह जहां जहां भी x दिखेगा 1/x रखना है, लेकिन हमेशा ये समझना कि लेफ्ट साइड में करे हो तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। फिर हमने कुछ नहीं, एलसीएम लेकर बाहर निकाल लिया, ये आ गया x की पावर 2n, x की पावर 2n कटेगा। अब एक बात बताओ, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं इस चीज में और इसमें कोई अंतर है? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में कोई अंतर नहीं है ना, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, यहां पर कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है? यहां पर कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है? दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर तुम एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, टर्म आगे पीछे होगी। मैं तुम्हें बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन करो, या फिर x प्लस 1 की पावर 4 का एक्सपेंशन करो। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म 1 आ रही है तो इसमें भी तो 1 आनी चाहिए ना। ऐसा हो सकता है कि पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन ये तो नहीं होगा कि इसमें 1 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है। अच्छा, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? यहां पर ढूंढो x का कोफिशिएंट कितना है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। यहां पर आओ, x की पावर 2n का कोफिशिएंट कितना है? यहां पर x की पावर 2n का कोफिशिएंट कितना है? बराबर होनी चाहिए, तो वही ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर इस तरीके से एक्सपेंड करोगे तो आगे पीछे से जो कोफिशिएंट होंगे वो बराबर होंगे। पहले वाला आखिरी के बराबर आएगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के इक्वल, चलता जाएगा। सही है? बोलो दिक्कत है तो? हाँ लिखो, अब तो लिखोगे। अब ये ट्रिक्स है, ये थोड़ी जो याद रखनी है, जैसे यहां पर यूज होगी, हो सकता है किसी और सवाल में यूज हो जाए। थर्ड स्टेप में क्या किया है? थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करा भाई। देख, यहां से नीचे अगर तू एलसीएम लेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो उसकी पावर n हो जाएगी, ये आ जाएगा x की पावर 2n। अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे की पावर n। ठीक है, इस तरफ भी एलसीएम ले लिया, पूरे डिनोमिनेटर में से एलसीएम आएगा x की पावर 2n, वो हर टर्म से मल्टीप्लाई होकर ये बना देगा। एलसीएम लिया सिंपल, x की पावर 2n, x की पावर 2n कटेगा। फिर हमने कहा ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है दोनों सेम है, बस टर्म्स आगे पीछे लिखिए ना, ऑर्डर चेंज कर दिया। जो पहले आ रहा था वो बाद में आ गया, बाद वाला पहले आ गया, लेकिन उससे एक्सपेंशन पर फर्क नहीं पड़ता। जो एक्सपेंशन पहले आना था वही बाद में आना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करवा दी, x की पावर 2n का कोफिशिएंट कंपेयर करवा दिया, x का कोफिशिएंट कंपेयर करवा दिया, वहां से ये रिजल्ट निकल कर आया कि आगे पीछे से कोफिशिएंट बराबर होंगे। सर ये सीरीज कहां से आई? सीरीज कहीं से नहीं आई, एज्यूम करिए। कोफिशिएंट हमें पता नहीं, कोफिशिएंट निकालने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी जो मल्टीनोमियल में सिखाई थी। याद है, निकालना सिखाया था, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो तो इसको पावर 2 देनी पड़ेगी, बाकी बची सारी पावर इसको मिलेगी। इसको पावर 2 दो, इसको 1 दो, बाकी बची इसको दो। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बस वो एक्सप्रेस रिप्रेजेंट कराए। वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस करे थे ऐसे, वही कहता हूं, नोट्स इसलिए बोले थे पढ़कर आना। वहां पर भी रिप्रेजेंट करवाया था इस तरीके से, जब सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकलवाए थे, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स, ऑड पावर ऑफ एक्स, वो सब बात थे। अब इस सीरीज की कुछ दिक्कतें हैं, दिक्कतें कह लो या कुछ अच्छी बातें, जैसे मर्जी देख लो। ये जो है ना, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए काम नहीं करता, ये बहुत सारी सीरीज के लिए काम करता है और बहुत सारों के लिए नहीं करता। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, इसका एक्सपेंशन करना जानते हैं, मतलब लिखेंगे नहीं प्रॉपर। मिनिमम पावर कितनी मिलेगी?
x की पावर 0 a नोट प्लस a1x। ये वाले a नोट और a1 सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका a नोट और इसका a नोट बराबर होगा, इसका a1 और इसका a1 बराबर होगा। वो कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वो सिंबल है बस। a1 सिर्फ इतना बता रहा है कि x का कोफिशिएंट आ कितना रहा है, और कुछ नहीं बता रहा हमें। चलता जाएगा। x की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 3n। उससे पहले क्या आएगा? तो इसमें भी क्या होगा, आगे पीछे वाले कोफिशिएंट्स बराबर आएंगे। a नोट किसके बराबर होगा? a3n के। a1 किसके बराबर होगा? a3n माइनस 1 के। क्यों? सेम प्रोसेस। दोबारा x को 1/x कर दोगे, दोबारा सेम प्रोसेस होगा, आ जाएगा आंसर। तो होता क्या है, अगर x को 1/x से रिप्लेस करने पर सेम एक्सप्रेशन बने, जैसे यहां पर सेम बना था ना, अगर सेम बनेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं बना तब दिक्कत आएगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं 1 + 2x + 3x की पावर n, इसमें ये बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते वो भी देखते हैं। नोट कर लिया इतना, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं। क्योंकि इसमें करके देखो क्या होगा। इसमें मान लो मैंने x को रिप्लेस करा 1/x से, क्या बनेगा? 1 + 2/x + 3/x के पूरे की पावर n बनेगा। एलसीएम लो, क्या बना? x² + 2x + 3 पूरे की पावर n, नीचे आ जाएगा x की पावर 2n, जैसे ऊपर किया था। ये तो कट जाएगा, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए नीचे वाला। वो शायद वहां पर है, वो केपीवाई का डिस्कशन चल रहा है दूसरी बिल्डिंग में शायद। तो x की ये आएगा, x की पावर 2n से फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों तरफ से कटेगा, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। लेकिन इन क्वाड्रेटिक्स को चेक करो, सेम आ रही है नहीं आ रही? सेम है या नहीं है? नहीं है। तो अब सीरीज जिसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर वही सेम नहीं है तो कोफिशिएंट कैसे मैच करवाओगे? तो बनता है कोफिशिएंट मैच करवाने का? नहीं बनता। थोड़े और एग्जांपल देता हूं, तुम्हारी शक्ल देख के। जैसे ये देखते हैं 2 + 3x + 2x², इसमें देखते हैं काम होगा या नहीं होगा। तो प्रोसेस तो सेम है प्रूव करने का, बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे x को 1/x से रिप्लेस, क्या बनेगा देखते हैं। 2 तो 2 रहेगा, 3x की जगह 3/x आ जाएगा, 2 तो वैसा ही आएगा, x² के अपॉन में, मतलब ये आ जाएगा x²। एलसीएम लेना जानते हैं, क्या लोगे? 2x² + 3x + 2 पूरे की पावर n, नीचे कितना आ जाएगा? तो दूसरी तरफ भी तो किया होगा ना, मैंने लिखा नहीं लेकिन दूसरी तरफ किया होगा, तो वो तो कटेगा ये वाली चीज। तो अब सिर्फ क्वाड्रेटिक को कंपेयर करो, ये वाली क्वाड्रेटिक जो पहले थी और जो बाद में हम लेकर आए हैं, सेम आ रही है अलग अलग आ रही है? तो जो रिजल्ट ऊपर लिखा था ना कि आगे पीछे से कोफिशिएंट बराबर होंगे, वो इसमें भी बोल सकते हैं। बेसिकली अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, x को 1/x से रिप्लेस करने से अगर सेम चीज बन जाए तो रिजल्ट ट्रू है। मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है कि शक्ल ऐसी होगी तभी काम करेगा, कि 1 + x + x² होगा या 1 + x + x² + x³ होगा तभी काम करेगा। कोफिशिएंट 2 3 आ जाए तब भी काम कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि सेम बन रहा है नहीं बन रहा। या अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं अब, तो मेन मुद्दा ये है, अगर आगे पीछे से इसके कोफिशिएंट बराबर हैं तो एक्सपेंशन के भी होंगे। चेक करो, इसके कोफिशिएंट आगे पीछे से बराबर हैं, यहां पर शुरू में 1 आ रहा है, एंड में 3 आ रहा है, बराबर नहीं है, तो कोफिशिएंट आगे भी बराबर नहीं होंगे। यहां पर चेक करो, आगे पीछे से बराबर है, तो एक्सपेंशन में भी आगे पीछे से बराबर होंगे। आगे पीछे समझ रहे हो ना? जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बोल दूं 7 + 6x - 5x² + 6x³ + 7x की पावर 4 पूरे की पावर n। आगे पीछे से कोफिशिएंट सेम है इसके, 7 7 6 6 -5, वो तो बीच में ही है। तो एक्सपेंशन से जो कोफिशिएंट आएंगे वो आगे पीछे से बराबर होंगे या नहीं होंगे। दोबारा इतना कॉम्प्लिकेटेड आज तक तुम्हें बुकलेट में भी नहीं मिलेगा, वही बस, लेकिन कंसेप्ट पता हो तो सीखने में इतनी दिक्कत नहीं आती। बुकलेट में पता नहीं मुझे क्वेश्चन दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, लेकिन मैक्सिमम वैसे यहीं तक पूछता है ये वाली चीज। वो हमने रिजल्ट बनाकर लिख ली, वो बोला हुआ है येलो में जो भी लिखूं वो रिजल्ट है, याद करने सीधा नोट्स का पार्ट है।
तो ये याद करना है अपने को। लेकिन अगर कभी पूछ ले तो हमें ना तो सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ना पूरा प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्वेश्चन देखकर बता सकते हैं। ठीक है, मेरी तसल्ली के लिए एक एग्जांपल और बता दो, फिर आगे बढ़ लेंगे। तो इसमें तो आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें नहीं आया था, इसमें काम करेगा क्योंकि 4 minus 1 इसमें काम करेगा, नहीं करेगा। आगे पीछे से कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे, अगर इसमें 2 है तो इसमें -2 आ रहे, तो नहीं करेगा। कर लोगे इस तरीके से? ठीक। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से, इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो स्क्रीनशॉट वगैरह, नहीं तो बस समझ लो। और वही वाली बात, अगर कुछ ऐसी चीजें है ना जो तुम्हें लग रहा है कि मैंने लिखा ही नहीं, जैसे इस चीज को तुम्हें लग रहा है बाद में भूल जाओगे, तो एक बार लिख लो घर पे जाके, या अभी हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, पंजाबी में लिख लो। हरियाणवी मुझे पता नहीं लिखी आती है नहीं लिखी आती है, बोली तो जाती है, पर जो भी जहां से भी बिलोंग करते जो लिखना है लिख लो, कि बाद में जब 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद नोट्स पढ़ो तो समझ में आ जाए। क्योंकि हमेशा ऐसा भी नहीं होगा ना कि टीचर से फोन करके पूछ ही लोगे तुम लोग। मान लो मैं बिजी हूं, अमन सर बिजी है, नहीं फोन उठाया, कल तुम्हारा टेस्ट है, तो नोट समझ में आनी चाहिए एटलीस्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि बाद में, अभी तो समझ में आएगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हिंदी में लिख लो उस चीज को। क्लास में टाइम नहीं मिलता तो घर जाकर नोट्स पूरे करो इस तरीके से। चलो लिखो, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। और तुम नोटिस करोगे पूरे चैप्टर में हमने सीरीज का सम ही निकाला है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट या सीरीज को बंद करना, ये सब बातें। तो आखिरी टॉपिक की एक तरह से कुछ और स्पेशल सीरीज हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी याद होगा। तो इसमें आता है, पहली जो है वो है बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से समझना एक एक स्टेप। बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन के फॉर्म में करवाना है, क्वेश्चन के थ्रू ही अपने थ्योरी सीखेंगे। लेकिन जो पहले है, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का याद करो, मैंने बोला था कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे C1 + 2 C2 + 3 C3 बताया था, इसकी वैल्यू याद करनी है, n × 2 की पावर n-1 आती है। वैसे ये वाला रिजल्ट तुम्हें डायरेक्ट याद करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, बताया था C1 का मतलब क्या होता है nC1, प्लस में क्या होता है C2 का स्क्वायर, चलता जाएगा, ये जा रहा है Cn तक के स्क्वायर की इक्वल। जितनी आ सकती हैं सारी टर्म सारी हैं, तुम्हें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 2nCn है। ठीक है, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल है, अपॉन में नहीं है भाई। तो ये अपने पास, इसको प्रूव करना है, कैसे होगा? तो यहां पर तुम नोटिस करोगे बाकी सबसे अलग सीरीज है, ऑब्वियसली टॉपिक अलग है तो सीरीज भी अलग ही होगी, लेकिन अलग क्यों है देखने से भी पता चल रही है। अब तक हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को सिंपल ऐड करे, यहां पर क्या हो रहा है, एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट पहले दूसरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, nc0 इंटू nc0 लिखा हुआ है ना, ये nc1 इंटू nc1, तो इनके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते देखे हमने, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो ऐसा नहीं देखा अभी तक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसके देखने के अलग अलग तरीके, पहले बड़े वाला तरीका देखेंगे फिर छोटे वाले देखेंगे। तो होता ही है, इसमें सोच हमारी इस तरीके से काम करती है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब दो सीरीज मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या क्या बोल रहे हैं। ये सारे कोएफिशिएंट मुझे कब मिलेंगे, जब मैं 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लूंगा। कितना आएगा, C0 + C1x + C2x2,
सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहीं से ये कोफिशिएंट आएंगे, लेकिन मुझे सी नोट एक बार नहीं चाहिए ना, मुझे कितनी बार चाहिए? 2 बार। सारे प्लस के चल रहे हैं, तो मैं दूसरा एक्सपेंशन भी किसका लूंगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन का। क्या बनेगा? एग्जैक्टली सेम आएगा। आलस नहीं दिखाना कि 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार लिख के काम चला लें, दो बार ही लिखना है। हाँ, ये आएगा ही नहीं आएगा? अब हम देखते हैं सी नोट का स्क्वायर कब मिलेगा? जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। C1 का स्क्वायर कब मिलेगा? जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। C0 C2 का स्क्वायर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बनता जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मल्टीप्लाई इस तरीके से करें कि मल्टीप्लाई करने से जो x की पावर आ रही है वो सेम आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x की कितनी पावर आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितनी आएगी? x स्क्वायर आएगा ना, 2 आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पावर सेम आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब फिलहाल जो लिखा हुआ है उससे काम नहीं चलने वाला। तो हमें क्या करना होगा? दोनों में से किसी एक को पलट कर लिख देना होगा। कैसे, वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स को पलट कर लिख दिया x प्लस 1 की पावर n। कोई दिक्कत है इस चीज से? अब क्या होगा? सी नोट के साथ मिलेगा x की पावर n। पहले नंबर को सारी पावर मिलेगी, फिर पावर धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। करा हुआ हमने ऐसी बात। ये लिख सकते हैं नहीं? दोबारा फिर बोल रहा हूं, सी नोट का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर हम बना सकते थे, लेकिन हमारी पूरे टॉपिक में कोशिश ये होगी कि x की जो पावर है वो हर टर्म में सेम आए। सेम नहीं आ रही थी तो हमने एक सीरीज को पलट दिया। दोनों को पलटोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हाथ में है। अब चेक करो, अगर मैं मार्क करूं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? सी नोट का स्क्वायर आएगा ही नहीं आएगा? पहले इतना बताओ, बाकी देखते हैं। इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आएगा? C1 का स्क्वायर। इनके मल्टीप्लाई से क्या आएगा? C2 का स्क्वायर। चलता जाएगा। मल्टीप्लाई करने से x की पावर कितनी आई? सेम आ रही है, नहीं आ रही? अब काम बन गया। तो अगर अब काम बना तो मल्टीप्लाई करो। तो ये जो चीज आएगी ये किसका कोफिशिएंट बताएगी मुझे? सी नोट का स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है? C1 का स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है? C2 का स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है? तो इसका मतलब अगर मुझे x की पावर n का पूरा कोफिशिएंट निकालना हो तो सबको ऐड कर देंगे। यहां से भी कितना मिलेगा? Cn माइनस 1 का स्क्वायर, Cn का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं जो ये लिखा हुआ है, जो ये सम लिखा हुआ है, S इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब ये चीज आई कहां से? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई है। ये भी 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स ही है ना बेसिकली। तो पावर दोनों की n n है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 2n। आएगा ही नहीं। इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? टोटल पावर कितनी है? 2n। चाहिए कितनी? करा था ना ये? अगर मैं तुमसे पूछ लूं 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, उसमें x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ। 8c3। जितनी पावर टोटल हो वो ऊपर रखो, जितनी चाहिए वो नीचे। एक मिनट सुन लो, बता देते, रुक जाओ एक मिनट, नोट कर लेना। दूसरी, तुम्हारा अभी डाउट आया नहीं लेकिन आ सकता है। जैसे होता क्या है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, तो ऐसा नहीं है कि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे होगी। सी नोट सबसे मल्टीप्लाई होगा, C1x सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो टर्म्स सिर्फ इतनी नहीं बनेंगी हमारे पास, टर्म्स इसके अलावा भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन वो सारी जो होंगी उनमें x की पावर कुछ अलग अलग होगी। जैसे सी नोट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर कितनी बनेगी? C1x जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितनी पावर बनेगी? जब C1x इससे मल्टीप्लाई होगा कितनी पावर बनेगी? n+1। लेकिन हमें कोफिशिएंट सिर्फ किसका चाहिए? तभी हमने पावर सेम बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि पावर अलग बन रही है। मान लो पहले पावर बन रही थी 0 x² पावर 4,
तो पावर अलग अलग आ रही है ना, तो किसका कोफिशिएंट ढूंढोगे? कोई मतलब ही नहीं बना। तो पावर सेम बनाने के लिए काम किए। दूसरी बात, टर्म्स और भी बहुत सारी आएंगी, जितनी आई है ना एक्चुअली उसकी n+1 टाइम्स और आएंगी, n टाइम्स और आएंगी, लेकिन उन सबको इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि उनमें x की पावर n वाली टर्म नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट निकाल लिया, टोटल पावर 2n, हमें चाहिए n, तो 2nCn। अब नोट कर लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसके दो छोटे तरीके भी हैं, वो भी करते हैं अभी। पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने। नोट कर लिया तूने? तभी नोट कर रहा था जब बता रहा था मैं। नहीं सर, तब तो ऊपर वाली एक लाइन तो नोट करी थी। बोलना ही मैंने अब बंद करे। नहीं सर, जब आपने कहा था, जब आप चुप हो गए तभी तो साथ के साथ तो मैंने बोलना चालू कर दिया था। आ गया सर। नोट बाद में कर लिया करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक क्लास फालतू लग जाएगी, लेकिन पहले समझ लिया करो। अर्चित ने कहा सर ये कैसे पता चलेगा कि किसे मल्टीप्लाई करना है? बच्चे वो अभी और क्वेश्चंस करके देखेंगे, वहां से थोड़ा और आइडिया लगेगा। अभी तो पहला एग्जांपल है, किससे मल्टीप्लाई करना है वो आगे करते हैं। देख आगे बाकी ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट तब काम करेगा जैसे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सिखाया था मैंने तुम्हें। डिफरेंशिएशन क्यों सिखाना पड़ा था मुझे? बिना डिफरेंशिएशन की भी कर सकते थे, सिग्मा में एक्सप्रेस करके बताया था। आर को गायब करना है तो एनसीआर को तोड़ लो और ये सब का काम। लेकिन डिफरेंशिएशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मल्टीनोमियल में वही तरीका लगेगा। अब इससे बहुत छोटे छोटे जुगाड़ हैं अपने, इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको इतनी छोटी ट्रिक बना लेंगे कि सवाल आएगा और तुम डायरेक्ट आंसर बताओगे, एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तरीका तब जरूरी आ जाता है जब मल्टीनोमियल में सवाल आ जाए। बाइनोमियल में तो इतना करने की दूर दूर तक जरूरत नहीं है, तो समझना जरूरी है। वो हम देखते हैं कैसे पता चलेगा, वो भी देखेंगे अभी। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसलिए किया क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, जो मैंने एरो बनाए हुए हैं, तो हर बार x की पावर n आ रही है। तो c0 स्क्वायर x की पावर n, c1 का स्क्वायर x की पावर n, प्लस c2 का स्क्वायर x की पावर n, प्लस cn का स्क्वायर x की पावर n। तो x की पावर n कॉमन ले लेंगे तो बनेगा c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये जो पूरी चीज आ रही है लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो x की पावर n का कोफिशिएंट बता रही है। कहोगे तो अगर दिक्कत आ रही है मैं छोटा एग्जांपल भी लेके दे दूंगा। जैसे चलो देख लो, नोट मत करना। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है 1+x का होल स्क्वायर है, क्या बनेगा? c0 प्लस c1x प्लस c2x के यही आएगा। अगर मैं लिख दूं x+1 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? c0 x प्लस c1x प्लस c2। मान लो तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा? 1+x की पावर 4। c0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, c0 x² भी आएगा, c0 इंटू c1x भी आएगा, c0 इंटू c2 भी आएगा। चेक करो, c1x सबसे मल्टीप्लाई होगा, c0 c1x³, c1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, c1 c2x, c2x² जो है वो भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, c0 c2x की पावर 4, c1 c2x का क्यूब और c2 का स्क्वायर x का स्क्वायर आएगा। यानी तो मल्टीप्लाई करने से टर्म्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन चेक करो यहां पर x की पावर कितनी है? 2। यहां पर x की पावर कितनी है? 2। यहां पर x की पावर कितनी है? 2। तो अगर मैं सिर्फ x² के कोफिशिएंट की बात करूं तो कितना आ रहा है? c0 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। बाकी कोई भी टर्म है जिसमें x² का कोफिशिएंट आ रहा हो तो सबको इग्नोर कर दिया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मुझे इस चीज में से किसका कोफिशिएंट चाहिए? x²। तो वही चीज यहां करिए, मल्टीप्लाई करके बहुत टर्म्स आएंगी, लेकिन कहीं पर भी x की पावर n नहीं आएगा, और इनमें x की पावर n आएगा तो ये किसका कोफिशिएंट बताएगा? x की पावर n का, जो ये सम लिखा होगा। ठीक है, हाँ भैया हो गया क्लियर? एक्स्ट्रा टर्म्स एन टाइम्स वाला पॉइंट दोबारा बता दो, किसी काम का नहीं है भवदीप, फालतू की चीज बोली थी मैंने, लेकिन बस इतना बताया था जैसे यहां पर एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही है ना, उतनी और आएंगी यहां पर एक्स्ट्रा टर्म्स वैसे। अब इसका देखो,
पीएनसी से करते हैं। पीएनसी हालांकि हमने पढ़ा नहीं, लेकिन याद करो मैंने क्या बताया था, एनसीआर का मतलब क्या होता है, याद है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हो क्या रहे, आगे करूं क्या, नोट कर लिया ना ये पूरा? मेथड 2 क्या है इस चीज का? मेथड 2 है इसका, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, एनसी नोट इंटू एनसी नोट लिखा हुआ है, प्लस में है NC1 इंटू NC1, प्लस में है NC2 इंटू NC2। कहां तक जा रहे हैं? से समझना, इनको एक बार समझने की जरूरत है, बाद में तो सोचने की भी डायरेक्ट दिमाग काम करेगा, उतना मत्था नहीं मारना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूं, या तो आगे वालों को पलट ले रहा हूं या पिछले वाले को, जैसे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, किसी भी एक को पलट लो। जैसे मैंने क्या करा, NC0, सेकंड वाले को पलट दिया तो NCN, पलटना मतलब NCR इक्वल टू NCN-R प्लस NC1 इंटू NCN-1। ये चीज समझ में आई? यस ऊपर वाले का सम हमें निकालना था, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाकर, वो भी बताता हूं क्यों, हमने सेकंड नंबर को पलट दिया, NCR को लिख दिया NCN-R। अब इनका मतलब हम जानते हैं, सोच के देखो, ये नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारे पास दो डब्बे पड़े हैं, इस डब्बे में n ऑब्जेक्ट्स हैं, इस डब्बे में n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो तुमने क्या करा, पहले डब्बे में से कितनी ऑब्जेक्ट ले रहे हो और दूसरे डब्बे में से कितनी ले रहे हो, टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करा, क्योंकि एनसीआर का बताया था आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना एन में से। NC1 का मतलब इसमें से कितनी निकाली, एक। NCN-1 का मतलब यहां से कितनी निकाली, NC2 का मतलब क्या हुआ, दो निकाली, यहां से कितनी निकाली, N-2, फिर कितनी निकाली, 3, यहां से निकाली N-3, चलते गए, आखिरी में यहां से निकाली N-1, यहां से 1, यहां से N और यहां से 0, यही हो रहा है ना? तो डब्बों में से इस तरीके से निकाल रहे हैं, हर बार हमारे हाथ में कितनी बॉल आ रही है, N आ रही है, मिला मिलो के N ही निकाले ना। अब तुम में से किसी ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों डब्बों की ऑब्जेक्ट्स जो है एक ही डब्बे में डाल देते हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स होगी, और इसमें से सीधा डायरेक्ट N निकाल लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस करना ही क्यों है, क्योंकि हमें N ऑब्जेक्ट्स निकालनी थी, पहले इसमें से 0 निकाली, इसमें से N निकाली, फिर इसमें से एक बाकी बची हुई इसमें से निकाल ली, फिर दो बाकी बची हुई इसमें से निकाल ली। तो इससे अच्छा क्या करें, दोनों को मिक्स कर दें और उसी में से N निकाल लें। दोनों काम को करने के तरीके सेम होंगे या नहीं होंगे, काम तो सेम ही हो रहे हैं ना, नहीं समझ आ रहा? तो डायरेक्ट 2n में से n निकाल लें, तो 2n में से n ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने के तरीके कितने होंगे, 2NCN, वो आ गया। ठीक है, अब अगर इतना भी ना सोचना चाहो, इतना भी भारी लग रहा है, इसको साफ ही कर रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं करना। मेथड 3, हमसे सम किसका पूछा गया था, NC0 इंटू NC0, सिग्मा में लिखना आता है अपने को, सिग्मा में लिखना हो तो क्या लिखोगे, पहला अगर NCR है तो दूसरा भी कितना है, NCR। R की वैल्यू मैं कह सकता हूं 0 से लेकर n तक जा रही है, ये सिग्मा में लिखना है। नीचे वालों का सम चेक करो, नीचे वालों का जब सम कर रहे हैं तो R गायब हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नीचे वालों का सम किया जाए तो R गायब हो रहा है, नहीं हो रहा ना। R प्लस R कितना होता है, R पर डिपेंड कर रहे, तो R पर डिपेंड नहीं करवाना, तो क्या करो, पलट दो, किसी एक को पलट दो, किसी एक को पलट दोगे, तुम्हारी इच्छा है, कोई दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ता। तुमने पहले वाले को पलट दिया, नीचे वालों का सम करो, कांस्टेंट आ रहा है, R पर डिपेंड कर रहे हैं, कांस्टेंट आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, n और n को जोड़कर 2n लिख दो, C n माइनस R और R को जोड़कर n लिख दो, ये आंसर। अब से यही करेंगे, कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, अभी एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चंस करते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, एक बार सुनते चलो बस। मुझे पता है इतना सारा समझ में नहीं आएगा, पीएनसी वाला एक बार इग्नोर कर सकते हो,
सॉरी, बाद में जब नोट्स पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें ये दो तरीके तो समझ नहीं है। एक तरीका तो क्या है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, कोशिश ये होनी चाहिए कि सेम एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। अगर एक्स की पावर चेंज हो रही है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है, वहां से आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करो, ये सिग्मा वाला तरीका, ये भी करके देखते हैं दोबारा। करो, इतना नोट करो पहले। मेथड 3 रिपीट करता हूं, मत चिंता करो। कर लिया नोट? जैसे एक और एग्जांपल करके देखते हैं, मैं ही करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लो यहां पर लिखा हुआ है NC0 इंटू NC3, या उसी तरीके से लिखो जैसे लिखा था पहले, C0 इंटू C3 प्लस में कितना है C1 इंटू C4। पैटर्न दिख रहे? अगली टर्म क्या आएगी? C2 C5 C3 C6, चलता जा रहा है। नॉर्मली डॉट 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 बना देता है कि जहां तक जा रहा है वहां तक जा सकते हैं, अपने आप जाके बंद हो गया। कहां तक जाएगा सोच के देखो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम Cn तक जा सकती है ना, जो इसकी वैल्यू है NCR की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? Cn तक। 0 1 2 वाला पहले पहुंचेगा या 3 4 5 वाला पहले पहुंचेगा? 3 4 5 वाला पहले पहुंचेगा, तो Cn आखिरी टर्म ये बनेगी या नहीं? ना भी दे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमने जो तीसरा मेथड सीखा है, वो तीसरा मेथड क्या है? कुछ नहीं करना, सीधा जुगाड़ लगाओ, सिग्मा में लिखना आना चाहिए बस। अगर मैं इसको सिग्मा में लिखूं, पहली टर्म क्या है? NCR। R कहां से चालू हो रहा है? 0 से। कहां तक गए? n-3 तक। अब नोटिस करो, यहां पर 0 है तो यहां पर 3 है, अगर 1 है तो 4 है, 2 है तो 5 है, तो अगले वाले में क्या हो रहा है? ये कहना सही है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सी सीरीज हुई? बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। पहला स्टेप क्या है? सिग्मा में लिखना, नीचे वालों का सम करो। R गायब हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्या करो? पलट दो, किसी एक को पलट दो, कोई दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोनों करके दिखाता हूं। मान लो तुम्हारी इच्छा ये हुई कि तुमने पहले वाले को पलटने, क्योंकि तुम्हारा ये भी डाउट नहीं आना चाहिए कि किसको पलटने। तुमने कहा हम पहले वाले को पलट देते हैं। अब नीचे वाले नंबर्स को ऐड करो, R गायब हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, काम हो गया। अब कुछ नहीं करना, n प्लस n को 2n लिखो, C, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? ये आंसर है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। या फिर मान लो किसी का मन हुआ कि दूसरे वाले को पलटने, तो तुमने NCR को तो सेम रखा, इसको पलट दिया। पलटने का मतलब ही क्या होता है? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना, ये तो करते हैं। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे तो ये आएगा, दोनों का सम करोगे तो R गायब हो रहा है, बच रहा है? गायब हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को ऐड करो 2n, नीचे वालों को ऐड करो। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इसीलिए तो तुम्हें पढ़ाकर मेरा अगर इसको पलट कर लिखोगे तो ये नहीं आ रहा, शक्ल अलग आई है, वैल्यू सेम है, और वो मैं तुम्हें बोल चुका हूं कि ऑप्शंस तुम्हें मैच करने पड़ेंगे, है ना? सेम ही तो आ रही है वैल्यू, तो ये स्टेप करने हैं। अब ऑनलाइन कोई पूछ रहे कि ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं, वही दो लॉजिक है। अब ये चीज अगर तुम बार बार करके देखोगे ना, हर बार करके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वो उसके पीछे लॉजिक नहीं है कुछ भी। लेकिन तुम अगर इस टाइप के क्वेश्चन बार बार इस मेथड से करके देखोगे, 5-6 सवाल, 8-10 सवाल करते करते धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि हाँ यही चीज हो रही है बार बार। क्योंकि होगा क्या, मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखा दूंगा, वैसे अभी तो टाइम नहीं है, कल करवा दूंगा। या फिर ये वाला मेथड ले लो, वही है, दो डब्बे, इसमें से 0 बोल, इसमें से n बोल। इस बार भी क्या करेंगे, एक को पलट देंगे, यहां से n बोल निकाल ली, यहां से कितनी निकाली? n-3, मतलब सॉरी, यहां से 0, यहां से n-3, यहां से 1, यहां से n-4। हर बार हाथ में कितनी बोल आ रही है? n-3। वो सेम लॉजिक है, तो तुम बिना वो पूरा लॉजिक सोचे हुए, पूरा सोल्व करे हुए, दिमाग लगा के तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने को पूरा।
और ये ट्रिक काम हमेशा करेगी। सर हमारा 1B तो ना, मानशु क्या लिखा हुआ भाई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा तेरा। ठीक है भाई, अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर नोट करो जल्दी। पल्ले पड़ा कुछ कुछ? आसान है। अब तुम्हारा होमवर्क, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा, अभी तो टाइम बचा हुआ है 5-10 मिनट, लेकिन तुम्हारा होमवर्क ये है, इसी क्वेश्चन को जो मेथड 1 बताया था ना, उससे दिमाग लगाकर आना, थोड़ा सोचना कि क्या हो रहा है, और आंसर दोनों आ सकते हैं, तो वो तुम्हें ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो किस हिसाब से आंसर दे रहे हैं। मान लो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैंने तो क्वेश्चन बनाकर ऑप्शन दे दिए, अगर मैंने खुद ने इस तरीके से सोल्व करा होगा तो मैं ऑप्शन ये दे दूंगा। अब तुमने ये सोल्व करा तो तुम्हारा आंसर ये आया, लेकिन सेम आएगा, तो वो ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे अपने को। दोनों है तो दोनों आ जाएंगे। और करके देखते हैं। तो सिग्मा में दे दिया तो फिर बिल्कुल ही काम खत्म हो गया, सिग्मा में लिखने तक की मेहनत है बस। बढ़िया आगे। जैसे मान लो तुमसे एक और मैं करवा रहा हूं, फिर तुम करोगे सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर, यहां पर है आर इंटू 40 CR 30 CR, और आर जा रहा है 0 से लेकर 30 तक। तो सिग्मा में दे दिया, पहली बात तो आसान कर दिया। पिछले सवाल से अलग कैसे? शुरू में आर मल्टीप्लाई हो गया, शुरू में आर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना, उससे दिक्कत है हमें, तो क्या करेंगे, आर को गायब कर देंगे। अब तुम्हारी इच्छा है 40 CR को तोड़ना चाहो 40 CR को तोड़ लो, 30 CR को तोड़ना चाहो 30 CR को, किसको तोड़ना है? 40 CR को तोड़ लेते। तो ये भी बताया हुआ मैंने, आर को 0 से चालू करेंगे, 0 पर पहली टर्म कितनी आएगी? अगर मैं आर को 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा ना, तो पहली टर्म 0 है, उसको सम में काउंट करें ना करें फर्क पड़ेगा? तो आर को मैं 1 से चालू कर सकता हूं, 1 से 30, आर इंटू 40 CR को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? याद है? आर से आर कट गया, 40 तो भाड़ में गया, बाहर आ गया। नीचे वालों का सम आर पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं? नीचे वालों का सम करोगे तो आर बच रहा है या नहीं बच रहा? तो पलटना पड़ेगा, किसी को भी पलट लो फर्क नहीं पड़ता। 40 तो लिख ही चुके हैं बाहर, मैं पलट रहा हूं दूसरे वाले को, तो 40 तो आएगा ही आएगा। 39 और 30 कितना हुआ? 69। नीचे वालों का सम कितना हुआ? ये आंसर है। पढ़ा कुछ कुछ पल्ले? ठीक है, तो यही काम करना है अपने को बस इसमें, लेकिन मेथड 1 भी आना जरूरी है, और वो कब काम करेगा? मल्टीनोमियल। और एक जगह और भी काम करेगा, बाइनोमियल में भी काम करेगा, जब अल्टरनेट साइन आने चालू होंगे, वो कल करेंगे, उसमें भी फिर ये लगता, उसमें ये जुगाड़ नहीं लगता। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं ना बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल के, वो यही बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करके आओगे। दूसरे मेथड से तो होपफुली आधे आधे मिनट में कर लोगे, ठीक है? बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक होते, पता लग गया। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बोल दूं, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर मान लो 40 है, 40 CR और 50 C 40 माइनस आर, क्या बोलोगे आंसर? कितना? तो पेन उठाने की जरूरत है अपने को, क्योंकि पता है ना 40 और 50 तो 90 हुआ, नीचे वालों का सम करोगे तो आर गायब हो रहा है, बच रहे गायब हो रहे, तो पलटने की भी जरूरत नहीं है इस बार। तो पलटना भी सिर्फ तब है जब आर गायब ना हो रहा हो, उसको गायब करने के लिए पलटने। तो नीचे वालों का सम करो 40, ऊपर वालों का सम करो 90, आंसर आ गया, बस ये करना है।
तेजस वगैरह सर ऊपर n पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब मैं समझा नहीं। अगर तो ये कहना चाह रहे हैं कि n सेम हो अलग अलग हो उस चीज पर डिपेंड नहीं करा तो नहीं कर रहा। ऑब्वियसली आंसर में तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं 50 की जगह 60 लिख देता तो 40 और 60 मिलकर कितना होता, 100 होता। तो वैसे तो फर्क पड़ेगा लेकिन ऊपर वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सोच कर आना और कोशिश करना मेथड 1 से भी सोच कर आने की, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये तुम्हें पता ही है, वैल्यू फाइंड करनी है बस, बार बार तो क्या लिखो। क्या लिखा हुआ है? 13 C0 का स्क्वायर प्लस 13 C1 का स्क्वायर प्लस 13 C2 का स्क्वायर। कहां तक जाएगा? वैसे तुम्हारी टेंशन कभी होती नहीं, सवाल बनाने वाले की टेंशन होती है कि उसको सही लिखना है, लेकिन कहां तक जाएगा अगर तुम्हें बताना हो तो? आखिरी टर्म आएगी 50C50। निकालना चाहो तो साथ साथ ही आंसर निकालते रहो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, करके आना। तो किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो भगो और टेस्ट की तैयारी कर लो ढंग से। हाँ भाई, ये फर्क नहीं पड़ता तेजस्व की एन की वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, भले 100 का डिफरेंस हो 50 का डिफरेंस हो, कोई मैटर नहीं करता। नीचे वालों का थोड़ा मैटर करता है कि बस उनका सम कांस्टेंट है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। और टेस्ट में सारा आएगा, बेसिक मैथ से लेकर मैथ्स का पहला लेक्चर जो है, सवाल भली ना है, हो सकता है क्वाड्रेटिक का एक भी सवाल नहीं आ रहा और सीक्वेंसर सीरीज के 10 आ गए। वो तुम्हें कोई ना तो कोई तुम्हें दिक्कत, उस कोई मुद्दा उठाने का तुम्हें हक है ना कुछ और है। तुम्हारे लिए सिलेबस पूरा है, सब में से दो दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हो सकता है सारे ही पैराबोला का आ जाए साथ में, लेकिन एक पेपर होगा जो करंट टॉपिक्स का होगा, जिसमें करंट टॉपिक जो भी चल रहे हैं, जैसे भी बाइनोमियल ही चल रहा है मेन, तो बाइनोमियल का पूरा होगा, हो सकता है उसमें पैराबोला भी हो, और एक पूरा सारा बाकी।